करता है कर्ज गाथा। नई स्वेटर क्या पहनने की लगा, एक नए कर्ज से लद गया। नई स्वेटर क्या पहनने की लगा, एक नए कर्ज से लद गया हूं। कई लोग एकाएक सामने आ गए। भेड़ों का कर्ज सबसे बड़ा था। भेड़ों का कर्ज सबसे बड़ा था। वे एक दूसरे को ठेलते धकेलते चले आ रहे थे, मुंडियां घुमाते हुए। फिर हरे भरे बुग्याल आ गए। उनमें बिछी हरियाली का अपना गाय था। और फिर वे औरतें आ गईं जिन्होंने गोले बना बनाकर 15-20 दिन का काम मिल बांट कर 2-3 दिन में पूरा कर दिया था। कितनों का कर्जदार हूं मैं, कितनों का कर्जदार हूं मैं, मगर एक बड़े शीशे के सामने मुस्कुरा रहा हूं, स्वेटर खींच खींच कर। जैसे यह कर्जदारों के मुस्कुराने का समय है। यूं तो मैं पहले ही उतार आया हूं अपना कर्ज दुकानदार के पास, जबकि ऊन बनाने में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। उससे ऊन के दाम को लेकर ऐसी किचकिच कर बैठा जैसे वो मछली नहीं, घड़ियाल था इस तिजारती दुनिया का, और उसके गलफड़े नहीं, जबड़े देखे जाना चाहिए। भेड़ों के बदन का ऊन भेड़ों के लिए था, मेरे लिए नहीं। उन्हें तो मालूम ही नहीं उन्होंने किस किस पर मेहरबानी कर डाली है। जैसे वो ग्यालों ने की भेड़ों को अपनी हरी घास दे देकर। और उन औरतों का क्या कहना, और उन औरतों का क्या कहना जिनकी बुनाई के फंदों में जाड़े की धूप और बतियाहट की मिश्री घुली हुई थी। मुझ पर वास्तव में जिनका कर्ज है उनमें कोई भी साहूकार नहीं। मुझ पर वास्तव में जिनका कर्ज है उनमें कोई भी साहूकार नहीं। मुझसे जो वसूल कर ले गए हैं उनका मुझ पर कोई कर्ज ही नहीं था। जिनको वास्तव में देना था उन्हें कुछ नहीं दिया मैंने। जिनका ऊन ही उनका खून था वे आज भी मैं करते हुए नंगे हो रहे हैं कतारों में। ऊंट और रेगिस्तान। कभी कभी एक कोलाज सा लगता है ऊंट का शरीर। कभी कभी एक कोलाज सा लगता है ऊंट का शरीर। कुछ कुछ काठ, कुछ कुछ रबर, कुछ कुछ कांच, और पीठ पर जैसे अरावली का टुकड़ा टीप दिया गया। भीतर आड़े वक्त के लिए संग्रहित पानी को तो देखा नहीं जा सकता। भीतर आड़े वक्त के लिए संग्रहित पानी को तो देखा नहीं जा सकता। हिलते हुए वह भी झील का एक टुकड़ा हो सकता है। और वो जो नाक फोड़कर भीतर से गुजरती खिंचती रस्सी का तनाव है, उसे उस पर लदे बोझ में जोड़ लिया जाना चाहिए। और उसकी इकहरी काठी को ये कहने दिया जाए, और उसकी इकहरी काठी को ये कहने दिया जाए, मानसलता जीने की अपरिहार्यता नहीं। रेत सूख गई सलीलाओं की खुजवाई हुई पीठें हैं। एक ऐसा विस्फार जिसके बंजरपन को नागफनियां पूरती हैं। रेतीली हवाएं हैं, रेत की घाटियां और रेत के पहाड़। रेतीली हवाएं हैं, रेत की घाटियां और रेत के पहाड़। रेत के बनते बिगड़ते क्षितिज हैं। रेत धर्म है यह, रेत धर्म है यह। अवरोधों के अपने धर्म हैं, गति के अपने।
एक चल पड़े ऊंट के लिए क्षितिज गर्दन के नीचे से गुजरती हुई एक छाया रेखा है। सारी रेत, सारे ऊंट लगभग एक से, प्यास एक सी, बोझ एक से और नकेलें भी। सारी रेत, सारे ऊंट लगभग एक से, प्यास एक सी, बोझ एक से और नकेलें भी। कभी कभी यहाँ रेत में धंसते पांव सुदूर अरब में उठते से दिखते हैं और हिजाबों में हिजाबों में उलझी हुई रेत लंबे घूंघटों से झड़ती लगती है। कभी कभी यहाँ रेत में धंसते पांव सुदूर अरब में उठते से दिखते हैं और हिजाबों में उलझी हुई रेत लंबे घूंघटों से झड़ती लगती है। कछार कथा। कछारों ने कहा, हमें भी बस्तियां बना दो, जैसे खेतों को बनाया, जैसे जंगलों को बनाया। लोग थे जो कब से आंखों में धोए कमरे लिए घूम रहे थे। कितने कितने घर बदल चुके थे फौरी नोटिसों पर। कितनी कितनी बार लौट आए थे जमीनों के टुकड़े देख देख कर। पर ये दलाल ही थे जिन्होंने सबसे पहले कछारों की आवाज सुनी और लोगों की हसरतों की भी था ली उनकी आंखों में डूबकर। उन्होंने कछारों से कहा, ये लो आदमी, और आदमियों से कहा, ये लो जमीन। डरे थे लोग पहले पहल, पर उन्हें निर्भय करने कई लोग आगे आ गए। बिजली वालों ने एकांत में ले जाकर कहा, ये लो बिजली का कनेक्शन। जलकल ने पानी की लाइनें दौड़ा दी। नगर पालिका ने मकान नंबर देते हुए पहले ही कह दिया, जाओ मौज करो। कछार एक बस्ती है। कछार एक बस्ती है। अब ढेर सारे घर बने कछार में, तो सिविल लाइंस में भी कुछ भवन बन गए। ये कछार बस्ती अब गुलो गुलजार है। बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। दुकानदारों ने दुकानें खोल ली हैं। डाक विभाग डाक बांट रहा है। राशन कार्डों पर राशन मिल रहा है। मतदाता सूचियों में नाम बढ़ रहे हैं। कछार एक सर्वमान्य बस्ती है अब। पर सावन भादो के पानी ने ये सब नहीं माना। उसने न बिजली वालों से पूछा, न जलकल से, न नगर पालिका से, न दलालों से। हर हरा कर चला आया घरों के भीतर। ये भी नहीं पूछा लोगों से, तुमने तिनके जोड़ा था या मिल गया था कहीं एक साथ पड़ा हुआ। तुम सपने दिन में देखा करते थे या रात में। लोगों ने चीख चीख कर कहा, बार बार कहा, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है। पानी ने कहा, मैं अपनी जगह में घुस रहा हूं। अखबारों ने कहा, जल ने हथिया लिया है थल, अनीद ने नींद हथिया ली है। लोग अब टीलों की ओर भाग रहे हैं। अब टीलों पर बैठे लोग देख रहे हैं जल प्रलय। औरतें जिन खिड़कियों को अवांछित नजरों से बचाने फटाक से बंद कर देती थी, लोफर पानी उन्हें धक्का देकर भीतर घुस गया है। उनके एकांत में भरपूर खुलते शावरों के भी ऊपर चला गया है। जाने उन बिंदियों का क्या हुआ होगा जो दरवाजों, दीवारों, शीशों पर चिपकी हुई थी जहां तहां। पानी छत की ओर सीढ़ियों से नहीं बढ़ा बच्चों की तरफ फलांगते हुए, और नहीं उनकी उछलती गेंदों की तरह टप्पा खाकर। वो अजगर की तरह बढ़ा
रेंगते रेंगते मकान को चारों ओर से बाहुपाश में कसते उसकी रीढ़ चरमराते वह नाक कान मुंह रंध्र रंध्र से चुहा घुसा वह नाक कान मुंह रंध्र रंध्र से घुसा इड़ा पिंगला सुषुम्ना को सुन्न करते हुए। फिलहाल तो यह टीला ही एक बस्ती है, फिलहाल तो यह टीला ही एक बस्ती है, यह चिंताओं का टीला है एक। खाली हो चुकी पासबुकों का विशाल जमावड़ा है, उलटता के लिए छटपटाती आत्माओं का जमघट है। यहां से लोग घटते जलस्तर की कामना लिए बढ़ता हुआ जलस्तर देख रहे हैं। ये बार बार अपनी जमीन के एग्रीमेंट पेपर टटोल रहे हैं, ये बार बार अपनी जमीन के एग्रीमेंट पेपर टटोल रहे हैं जिन्हें भागते भागते अपने प्राणों के साथ बचाकर ले आए थे। यमुना इलाहाबाद में संगम होती हुई यमुना इलाहाबाद में एक उपशीर्षक है। कभी कभी मुझे यह साफ आसमान से काटी गई एक हल्की नीली पट्टी लगती है और कभी कभी दुआबी जमीन लिए साड़ी का किनारा और कभी कभी जमुना पार गांव की जमुना देवी जिसने औरत होने के क्रम में अपना पूर्व उपनाम गंवा दिया है। कभी कभी मुझे लगता है ये सागर की बेटी है, कभी कभी मुझे लगता है ये सागर की बेटी है। यह प्रशांतता और गहराई इसने और कहां से पाई होगी? ये बात अलग है, इसकी गहराई को लोग आत्महत्या के लिए अधिक चुनते हैं और शायद आत्महंताओं के अंतिम पलों की छटपटाहट का सबसे बड़ा जखीरा इसी के सीने में होगा। कभी कभी इच्छा होती है कह दूं समुद्र से जाकर कि वो अपनी समुद्रता वापस ले ले, पर तब उस उथलेपन में डूब जाता हूं जिसके रेतीले ढेर में माफिया बंदूकें रोक दी गई हैं। कभी जब इसके किनारे बैठ इसके जल को हथेलियों से उलीचता हूं तो लगता है ये जो नसों का जाल बिछा हुआ है मेरे शरीर में नसें नहीं, ये यमुना से निकाली गई नहरें हैं। इसे देखने महसूस करने की सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, अपने अपने कोण। इसे अकबर के किले के झरोखे से रानी की आंख बनकर देखा जा सकता है, इसे अक्षय वट की जड़ें बनकर छुआ जा सकता है, इसमें गोता लगाकर किसी मिथकी या गेंद को हेरा जा सकता है देर तक। कभी कभी ये जानना मुश्किल होता है यह किधर से किधर बह रही है। ऐसे में निर्जीव पदार्थ बताते हैं इसकी बहाव दिशा। दूसरा उपशीर्षक है संगम होती हुई। ये यमुना का था विवरण। अब संगम की तरफ एक नाव जो चली है अभी अभी किले के पास से संगम के लिए, उसमें बैठी सवारियों के हाथों में फूली मकई के पैकेट हैं। कुनकुनी धूप में नीली छतरी के नीचे उछल रहे हैं फूले सफेद दाने। ऊर्ध्वमुखी चोंचों की खेपें उभर आई हवा में। असमिया भाषा में उछाला गया एक दाना जा गिरा है स्थानीय जलपाखी की चोंच में। तमिल में उछाला गया दाना एक साइबेरियन चोंच में जा समाया है। नाव धीरे धीरे पहुंच रही है संगम पर। अगर जाननी हो पर काया प्रवेश पूर्व की मनस्थिति तो इसे अभी मल्लाहों के हवाले से समझा जा सकता है। एक मल्लाह ही पा सकता है नदी के अंतर्मन की था। मल्लाहों के चूल्हे की आग का रास्ता
नदी के पानी से होकर गुजरता है। संगम आइगवा साहिब, संगम आइगवा साहिब ऊंची आवाज में बोलता है, नदी की पाठशाला में पढ़ा बढ़ा मल्लाह। आवाज का भी अपना एक धर्म है, आवाज का भी अपना एक धर्म है। वो उसी तक नहीं पहुंचती जिसके लिए उठाई गई है। सो मल्लाही भाषा पहुंच गई है गोदान पिंडदान भाषा तक। पर भाषाएं पानी नहीं है कि आलिंगनबद्ध हो जाए मिलते ही। मिले भी तो कैसे? एक भाषा का उधर बाहर निकला हुआ है और दूसरी भाषा का भीतर धंसा हुआ। एक भाषा नदी पार करा रही है, दूसरी भाषा योनिया। पानी एक हो गया है, भाषाएं छिटक गई है। यमुना बृहद धारा होकर आगे निकल गई है और मल्लाह धारा के विपरीत तैरते हुए वापस आ रहे हैं यमुना किनारे। मल्लाह ही हैं वे साक्ष्य जो कह सकते हैं कि हमने यमुना को उसके अंतिम चरण में देखा है। वही कह सकते हैं हमने यमुना को संगम होते हुए देखा है। और वही कह सकते हैं कि सभ्यताएं संगमों का इतिहास है, अकेले अकेले का खेल नहीं।